देखते हैं अब आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है और इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा आपसे। इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको दो इवेंट दे देगा और उसमें एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका होगा। तो क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब डिस्कस करेंगे अभी। तो ध्यान से बस देखिए क्या है। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी अकर इज डिनोटेड बाई पी ए बाई बी। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि पी ए बाई बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ए का प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां पे ए और बी दोनों क्या है, तो ए और बी दोनों इवेंट है सेम ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का, यानी एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट का इवेंट ए भी है बी भी है। और इसमें से क्या होगा, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछेगा जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका होगा। अब डिफाइंड एज करने का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो चलो देख लेते हैं फॉर्मूला भी। डिफाइंड एज पी ए बाई बी इक्वल टू होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यानी पी ए बाई बी निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी कहां से आया, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में आप लोग को हम बताए थे, याद होगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होता था। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को हम पी बी इंटू पी ए बाई बी लिख सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी को पी बी इंटू पी ए बाई बी लिख सकते हैं जब ए और बी दोनों डिपेंडेंट इवेंट हो तब। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बाई ए, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटू पी ए इंटू पी बी बाई ए। याद आ रहा होगा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। तो बस यहीं से फॉर्मूला आया है। जैसे फर्स्ट वाला पी ए बाई बी निकालिएगा तो पी ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी इसके डेनोमिनेटर में जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अगर मान लो हमें पी बी बाई ए निकालना पड़े तब, यानी इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका है तो पी बी बाई ए निकालना होगा। तो यहीं से देख लो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई क्या हो जाएगा, पी ए, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। तो बहुत आसान फॉर्मूला है जो याद भी हो गया होगा। तो इसको याद रखना है कि पी ए बाई बी निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और पी बी बाई ए निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। दोनों फॉर्मूला में देखो पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या है, न्यूमरेटर में है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। लेकिन यहाँ पे पी बी डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे पी ए डिनोमिनेटर में। कब, तो यहाँ पे ए का प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है तो जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे और पी ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ऊपर। जैसे यहाँ पे पी बी बाई ए निकालना है तो पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी और इसमें ऑलरेडी कौन सा इवेंट हो चुका है, तो पी ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो क्या करेंगे, पी ए नीचे देंगे। मान लो पी अल्फा बाई बीटा लेना है तो पी अल्फा बाई बीटा, अल्फा बीटा मान लो अगर इवेंट है तो ऊपर तो हमेशा क्या होगा, पी अल्फा इंटरसेक्शन बीटा ही होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन हो चुका है, तो बीटा ऑलरेडी हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा व्हेन बीटा इज ऑलरेडी अकर। तो जो ऑलरेडी हो चुका होता है उसको डिनोमिनेटर में लेंगे, उसके प्रोबेबिलिटी को। क्लियर है, तो फॉर्मूला याद हो गया होगा कि एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका है उसे अगर हमें फाइंड करना है तो दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में हमेशा, और जो ऑलरेडी हो चुका होगा उसका प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में। तो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हम इसमें कैसे
करेंगे तो आपको क्लियर ये भी हो गया होगा कि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कैसा। तो इसमें क्या करेगा कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेगा और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 इवेंट होगा और उसमें से एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा जब दूसरा ऑलरेडी हो चुका है। देखते हैं एग्जांपल और क्लियर करते हैं। कर ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम्स इज एन ऑड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। कर है कि एक डाई को जब रोल किए तो जो आउटकम्स आ रहा है वो क्या है, ऑड नंबर है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि यह क्या है, प्राइम है। ठीक है, एक डाई को थ्रो किया और जो आउटकम्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। तो करे क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि यह प्राइम होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 इवेंट की बात कर रहा है, एक तो ऑड नंबर और एक प्राइम नंबर। 2 इवेंट यहाँ पे है और हमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी जब ऑड नंबर ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि डाई को जब थ्रो कर रहे हैं तो जो आउटकम्स आ रहा है वो ऑड नंबर ही आ रहा है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो प्राइम नंबर होगा, यानी हमें प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी चाहिए जब ऑलरेडी क्या है, आउटकम्स जो है ऑड नंबर आया है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना होगा, तो डाई को थ्रो करेंगे, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 2 इवेंट हम मान लेते हैं, 2 इवेंट की बात कर रहे हैं, ऑड नंबर का और प्राइम नंबर का। तो मान लेते हैं, मान लिए लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, किसी को कुछ भी मान लो, ऑड नंबर, और बी इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है उसे भी लिख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी वह ऑड है। तो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर को तो बी इवेंट बोले हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी अकर, मतलब इसको हमें लैंग्वेज में ऐसे पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन ऑड नंबर इज ऑलरेडी अकर इक्वल टू क्या होगा, तो ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी लेंगे और नीचे क्या लेंगे, पी ए लेंगे, यानी कि हमें ये वाला चाहिए। अब हमारा मेन एम यही होगा कि हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकाल लें और ए का प्रोबेबिलिटी निकाल लें और इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो देख लो, इवेंट ए में कौन कौन एलिमेंट आएगा, तो ए क्या है, ऑड नंबर आने का इवेंट है, तो कौन कौन आएगा, 1 2 3। ठीक है, बी में कौन कौन इवेंट आएगा, तो बी प्राइम नंबर आना है, तो प्राइम नंबर कौन कौन होता है, तो प्राइम नंबर होगा 2 3 और 5। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो क्योंकि उसका भी प्रोबेबिलिटी का जरूरत है हमें। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 2 3, हाँ 2 और 3, तो 2 और 3। अब यहां पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जाए तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, तो एन ए बाई एन एस होगा। यहां पे एन एस इस क्वेश्चन में क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि एक डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस 6 आएगा। तो पी ए एन ए बाई एन एस होगा, तो एन ए कितना है, यानी एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। पीबी अगर निकालें तो पीबी कितना होगा, तो वही एनबी बाई एनएस, तो एनबी बाई एनएस, एनबी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, 3/6 यानी क्या होगा, ए भी 1/2 होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी वो कितना होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एनएस, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो 2 एलिमेंट है, तो 2/6 यानी 1/3। तो देखो सभी का प्रोबेबिलिटी वहां निकाल लिए और हमें इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो यहां से क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी तो 1/3 बाई वहां 1/2 यानी फाइनली क्या हो जाएगा, 2/3। दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछेगा। करेंगे क्या क्वेश्चन बनाते समय कि क्वेश्चन को 1 बार 2 बार मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में अगर आ गया क्वेश्चन कि आखिर क्या कह रहा है, क्या दिया गया है,
तो क्या करो कि दो इवेंट इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको करने की बात कर रहे हैं। तो क्या करना कि जो दो इवेंट की बात कर रहा होगा क्वेश्चन में, उस दो इवेंट को पहले तुम मान लो, उसके बाद डायरेक्ट यहां पे आओ और देखो कि हमें क्या चाहिए, ये वाला लिख लो और बस यही चीज निकालने की कोशिश करो ऊपर। इससे क्या होगा कि ज्यादा हौच पौच नहीं होगा, इससे आपको डायरेक्ट यह दिखेगा कि आखिर हमें आंसर लाने के लिए हमें क्या चाहिए, किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो केवल वही चीज हम देखेंगे। खैर यहाँ पे क्या था, पीबी एक्स्ट्रा हम निकाल लिए, नहीं भी निकालते पीबी मेरा काम हो जाता, फिर भी निकाल दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही ए और बी दो इवेंट लेने के बाद हम जैसे ही फॉर्मूला पे आएंगे और देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, उसका फॉर्मूला लिखेंगे और केवल यही चीज लाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा जैसे यहाँ पे बना है। तो उम्मीद है कि आपको टोटल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन किस टाइप का इसमें पूछेगा ये भी क्लियर हो गया होगा। छापिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false type questions, 500 easy multiple choice questions. If a question easy multiple choice question, if a question is selected at random, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, 500 easy multiple choice question एंड क्वेश्चन और देखने दो, क्वेश्चन में कुछ छूटा है। यहां के बाद थोड़ा क्वेश्चन में और ऐड करना एंड यहां इसके बाद एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब सही हुआ, क्वेश्चन पूरा आ गया। क्वेश्चन में छूटा हुआ था क्या है, फिर से देख रहे हैं। करा एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it has a multiple choice question? ठीक है, इतना सारा दे दिया कि 300 जो है ट्रू फॉल्स का इजी टाइप क्वेश्चन है, 200 ट्रू फॉल्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 500 इजी टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और कह रहा है कि क्या किया कि क्वेश्चन बैंक से हमें क्या करना है, रैंडमली एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं वो इजी क्वेश्चन होगा गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और क्या दिया गया है कि ऑलरेडी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन यही बोला कि हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन में से रैंडमली एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो इजी क्वेश्चन होगा जब ऑलरेडी क्या है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में लग रहा है बहुत लंबा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ गए क्वेश्चन को तो बड़े आराम से बना सकते हैं। पहले कितना कितना क्या दिया है उसको लिस्ट कर लेते हैं, ज्यादा हौच पौच नहीं होगा। 300 क्या है, इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। फिर 200 क्या है, तो डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फिर 500 जो है 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स ही है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। फिर 500 इजी मल्टीपल चॉइस
इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टोटल कितना हो गया 1400, यानी यहाँ पे एनएस क्या करेगा 1400 होगा, यानी टोटल सैंपल स्पेस 1400 होगा। कैसे 1400? क्योंकि हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन में से बस एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता तब क्या होता कि कॉम्बिनेशन आता है यहाँ पे, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखेंगे वैसा क्वेश्चन भी। खैर अभी इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया यहाँ पे 1400 हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइप का इवेंट को डिफाइन किया है, क्या कि हमें एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और क्या करा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह इजी क्वेश्चन होगा जब ऑलरेडी वो मल्टीपल चॉइस है। तो यहाँ पे हम 2 इवेंट डिफाइन करेंगे, एक इवेंट होगा इजी क्वेश्चन के लिए और एक इवेंट होगा मल्टीपल चॉइस के लिए। क्यों इजी और मल्टीपल चॉइस के लिए ही कर रहे हैं? क्योंकि इजी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब ऑलरेडी क्या है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इसके लिए मान लिए दो इवेंट, लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ चूजिंग इजी क्वेश्चन एंड बी इक्वल टू इवेंट ऑफ चूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या चाहिए, तो चलो यहां लिख दे रहे हैं, हमें चाहिए क्या चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन होना चाहिए, यानी कि ए का प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी वो मल्टीपल चॉइस है, यही चाहिए हमें। पी ए बाई बी चाहिए, तो पी ए बाई बी कितना होगा, तो पी ए बाई बी इक्वल टू होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। ठीक है, तो आप अब क्या करो, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी लाने की कोशिश करो। अच्छा चाहो तो एक लाइन और आगे जाकर थोड़ा सा क्या कर सकते हो, बच सकते हो, विदाउट टोटल सैंपल स्पेस निकाले हुए भी आंसर आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो देखो यहीं से पी ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस, बाई पी बी को क्या लिखेंगे, तो एन बी बाई एन एस। अब एन एस और एन एस क्या हो गया, कैंसल, तो कितना आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस। कहने का मतलब पी ए बाई बी को हम इतना भी लिख सकते हैं, पी ए बाई बी को एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस भी लिख सकते हैं। मतलब पी के टर्म में नहीं, प्रोबेबिलिटी के टर्म में नहीं, उसके नंबर के टर्म में भी ला सकते हैं प्रोबेबिलिटी। कुछ नहीं किए हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस और पी बी को एन बी बाई एन एस लिख दिए। एन एस और एन एस कैंसिल हो गया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस आ जाएगा ना। मतलब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा तुम्हें बेनिफिट क्या होगा कि इसमें टोटल सैंपल स्पेस निकालने की झंझट नहीं रहेगा, रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस नंबर निकालो और क्या करो, रख दो। जैसे पिछला क्वेश्चन भी किए थे उसको भी इस पे कर सकते हैं, केवल नंबर रख दो तो भी काम चल जाएगा। खैर आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। तो हमारा एम क्या है कि एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी, एन एस नहीं एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी और एन बी लाते हैं। ठीक है, खैर टोटल यहां पे हम निकाल रहे हैं, एन ए भी निकालेंगे, एन ए भी निकालेंगे, एन बी भी निकालेंगे और एन ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे। तीनों निकाल कर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ए क्या है, इवेंट ऑफ चूजिंग इजी क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, यानी एक इजी क्वेश्चन चूज करने का इवेंट है। अब तुम देखो तो एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग, नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग ए एन इजी क्वेश्चन। तो एक इजी क्वेश्चन को चूज करने का जितना भी तरीका हो सकता है वही एन ए होगा। अब इजी क्वेश्चन है क्या, कितना मेरे पास, तो देखो 300 इजी क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में और 500 इजी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में। तो 300 और यहाँ 500 यानी कितना हो जाएगा 800। यहाँ पे 300 प्लस 500 यानी कि 800। मतलब इजी क्वेश्चन चूज करने का मेरे पास कितना तरीका होगा, 800 तरीका होगा। ठीक है, कैसे 800 तरीका होगा, क्योंकि 300 जो है 300 क्वेश्चन
हम ट्रू फॉल्स से चूज कर सकते हैं, 300 तरीका से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता तो डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए कॉम्बिनेशन आता। कैसा होगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, पहले इसी पे हम बात कर लेते हैं, उसके बाद उस पे भी जाएंगे। और 500 इजी क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस से चूज कर सकते हैं। तो 300 और 500 कितना हो गया, 800 मेरे पास क्वेश्चन है जो इजी टाइप का है, जो इजी है। तो 800 क्वेश्चन में से 800 इजी क्वेश्चन में से एक इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 800 तरीका। तो 800 जो तरीका होगा वही क्या होगा, एन होगा। अब एनबी भी समझ गए होंगे, बी क्या माने हैं, इवेंट ऑफ चूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है यहाँ पे, तो 500 और 400 कितना, 900। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो 500 और 400 कितना हो गया, 900। तो 500 प्लस 400 यानी कि 900। क्लियर। अब एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, तो देखो एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए क्या है, इजी क्वेश्चन, बी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, तो इजी क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस का हो, यही होगा ना। ए क्या है, एक इजी क्वेश्चन चूज करना है, एक इजी क्वेश्चन चूज करने का इवेंट है। बी क्या है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज करने का इवेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो जो ए और बी में कॉमन हो, तो ए में क्या था, इजी क्वेश्चन, बी में क्या था, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी में होगा इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेलेक्ट करने का। तो इजी हो, बी हो, मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन हो, तो कौन सा होगा, तो ये वाला 500, तो ये वाला हो जाएगा 500। अब यहां पे रख दो, तो उस फॉर्मूला पे पी ए बाई बी इक्वल टू हो जाएगा एन ए बाई बी बाई एन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, तो 500 बाई एन बी कितना आ गया, तो 900। कैंसल होगा और कितना आ जाएगा, 5/9, यही आंसर हुआ। चाहो तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, जैसे पी ए लाना है तो 800 में क्या करो, एनएस से डिवाइड करो, एनएस यहाँ पे कितना है 1400। खैर ऐसे किए तो केवल नंबर का ही हमें जरूरत पड़ा, प्रोबेबिलिटी का जरूरत नहीं पड़ा और प्रोबेबिलिटी आ गया। समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे क्या था, कह रहा था कि एक इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और वो मल्टीपल चॉइस होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए, 2 इवेंट हम लोग डिफाइन किए, एक ए इवेंट और एक बी। ए क्या कर रहा है, एक इजी क्वेश्चन चूज करने का इवेंट है, बी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज करने का इवेंट है। तो एन ए क्या होगा, तो एन ए मतलब कि जितना भी तरीका से हम एक इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कितना तरीका से इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इजी क्वेश्चन है कितना, तो 300 ट्रू फॉल्स में है और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, यानी 500 इजी क्वेश्चन है। तो इन 500 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन चूज करने का कितना तरीका, 500 तरीका। तो वही एन हो जाएगा, सॉरी 300 और 500 800 तरीका, यही हो जाएगा 800 एन का वैल्यू। एन बी क्या है, तो बी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चूज करने का इवेंट। तो एन बी क्या होगा, तो एन बी होगा मल्टीपल चॉइस चूज करने का जितना भी तरीका हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितना है, तो 5 और 4 यानी कि 900 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी दोनों में कॉमन। तो ए क्या बोल रहा था, तो यहाँ लैंग्वेज से कॉमन पकड़ना है। ए क्या बोल रहा था कि इजी क्वेश्चन और बी क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इजी भी होना चाहिए और मल्टीपल चॉइस भी होना चाहिए। तो जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस का भी हो, तो 500 जो है यहाँ पे इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 500। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी रख दिए, आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। छापिए, मिटाते हैं, तो लोग वीडियो पॉज करके छाप लेना अपना।
देखो, करेक्ट, 2 इंटीजर आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर 1 through 11. If the sum is even, find the probability that both the numbers selected are odd. कर है कि 1 और 11, 1 से लेकर 11 तक जो इंटीजर है उसमें से 2 इंटीजर को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो दोनों इंटीजर का सम इवन है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि दोनों सेलेक्टेड नंबर ऑड हो जाए। तो यहाँ पे भी 2 इवेंट की बात कर रहा है कि दोनों सेलेक्टेड इवन है, दोनों सेलेक्टेड का सम इवन है, और दूसरा कि दोनों सेलेक्टेड नंबर ऑड हो। तो हम क्या करेंगे, 2 इवेंट ऐसा मानेंगे। खैर यहाँ पे कितना इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटीजर है। तो अगर हम एनएस निकालना चाहें तो एनएस होगा कितना, तो इसमें से यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इंटीजर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे, यानी 11 इंटीजर में से 2 इंटीजर सिलेक्ट करने का जितना भी तरीका हो सकता है वही एनएस होगा, सैंपल स्पेस। तो कितना आ जाएगा, 11C2। ये समझ में आना चाहिए। अगर 11 इंटीजर में से 1 इंटीजर सेलेक्ट करते तब एनएस 11 होता, लेकिन 11 इंटीजर में से 2 इंटीजर को सिलेक्ट कर रहे हैं तब तरीका कितना होगा, 11C2 होगा। अगर हम 11 इंटीजर में से 3 इंटीजर को सिलेक्ट करते तब टोटल सैंपल स्पेस क्या होता, तो 11C3 होता। खैर एनएस इतना आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में विदाउट एनएस से भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एन से भी, यानी कि विदाउट प्रोबेबिलिटी निकाले हुए भी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आ सकता है, जो देखे थे जस्ट इससे पहले। अब इसमें देख लो ऑड इंटीजर कौन कौन है, तो 1 3 5 7 9 11 कितना है, 2 4 6, यानी 6 ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर कौन कौन है, तो 2 4 6 8 10 कितना 5, तो 5 इवन इंटीजर्स। अब क्या किया हम यहाँ पे कि 2 इवेंट माने, इवेंट ए और इवेंट बी। हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, तो कह रहा है कि दोनों सेलेक्टेड, इफ द सम इज इवन, मतलब जो दोनों सेलेक्टेड इंटीजर है उसका सम इवन है, तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर सेलेक्टेड आर ऑड, यानी जो दोनों जो सेलेक्ट किए हैं उन दोनों का सम इवन ऑलरेडी है, तो सेलेक्टेड नंबर ऑड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 इवेंट लेंगे, जिसमें एक इवेंट को मानेंगे कि सेलेक्टेड इंटीजर आर ऑड, और दूसरा को मानेंगे सेलेक्टेड इंटीजर हुज सम इज इवन। तो ए मान लिए, एक को ऑड मान लो, एक को सेलेक्टेड का सम इवन मान लो। ए मान लिए इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स, और बी मान लिए इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 2 इंटीजर्स हुज सम इज इवन। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में था वैसा ही इवेंट हम मान लिए। ए मान लिए इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ ऑड नंबर, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 2 ऑड नंबर, एंड बी मान लिए इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 2 इंटीजर हुज सम इज इवन। तो हमें क्या चाहिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी हमें निकालना, इधर ले लेते हैं पहले। हमें चाहिए कि जो सेलेक्टेड नंबर है, जो दोनों सेलेक्टेड इंटीजर है वो ऑड है, उसका प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी सम इवन है, वही चाहिए हमें। कह रहा है इफ द सम इज इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर सेलेक्टेड आर ऑड, यानी कि जो दोनों नंबर सेलेक्ट किए हैं वो ऑड होना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जब दोनों का सम इवन है। तो ऑलरेडी कौन है, तो सम ऑलरेडी इवन है, तो बी नीचे लिए ए ऊपर लिए, यानी पी ए बाई बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 2 ऑड इंटीजर हुज सम इज ऑलरेडी इवन। तो इसको क्या लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी में भी लिख सकते हैं। तो चलो एन ए क्या होगा यहाँ पे, तो एन ए होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ
ऑड इंटीजर आउट ऑफ 6 ऑड इंटीजर। ठीक है, ए क्या था, तो 2 ऑड इंटीजर सेलेक्ट करने का इवेंट था, तो एन ए क्या होगा, यानी इसमें कितना नंबर होगा, तो एन ए होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ऑड इंटीजर आउट ऑफ 6 ऑड इंटीजर। मतलब 6 ऑड में से, 6 ही ऑड है मेरे पास, 6 ऑड में से 2 ऑड सेलेक्ट करने का जितना भी तरीका हो सकता है, तो एन ए कितना होगा, तो 6 ऑड में से 2 ऑड सेलेक्ट करना है, कितना 6C2। अच्छा एन बी कितना होगा, जरूरत नहीं है एन बी का, है क्या, हाँ जरूरत तो है एन बी का भी। एन बी कितना होगा, तो बी क्या है, तो बी है इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 2 इंटीजर हुज सम इज इवन। बी एक ऐसा इवेंट है कि जो दोनों इंटीजर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका सम इवन है। तो एन बी क्या होगा, इसमें नंबर कितना आएगा, तो अब देखो 2 इंटीजर को हमें सेलेक्ट करना है इस 11 में से जिसका सम इवन होना चाहिए। तो अगर हम 6 ऑड में से कोई 2 ऑड को सेलेक्ट करें तो दोनों ऑड का सम इवन होगा, 2 ऑड का सम इवन ही होता है ना। तो अगर 6 ऑड में से 2 ऑड सेलेक्ट कर लें तो भी उसका सम क्या होगा, इवन होगा। तो 6C2 यह क्या होगा, तो 6 ऑड में से 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करने का तरीका, तो 6 ऑड में से 2 ऑड को सेलेक्ट करेंगे तो उसका सम क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 5 इवन में से 2 इवन को सिलेक्ट करेंगे उसका भी सम क्या होगा, इवन ही होगा। तो यानी ऑप्शन आया तो प्लस 5C2। तो एन बी कितना हो जाएगा, 6C2 प्लस 5C2। ये समझ में आया। बी क्या था, तो 2 इंटीजर सेलेक्ट करने का इवेंट जिसका सम इवन है। तो एन बी क्या होगा, तो जितना भी तरीका हो सकता है 11 इंटीजर में से जितना भी तरीका हो सकता है जिसमें से 2 इंटीजर सेलेक्ट करें उसका सम इवन हो जाए तो क्या होगा, तो अगर 6 ऑड में से 2 ऑड को सेलेक्ट करें तो भी सम इवन होगा, या तो प्लस ऑप्शन है, या अगर 5 इवन में से 2 इवन को सेलेक्ट करें तो भी उसका सम इवन होगा। तो 5C2 स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन ऑफ 2 इवन नंबर आउट ऑफ 5 इवन नंबर, यानी 5 इवन में से 2 इवन भी सेलेक्ट करेंगे तो उसका सम इवन ही होगा। तो एन बी में इतना आ गया। अब एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब ए क्या था, सेलेक्ट 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करने का इवेंट, बी क्या था, 2 इंटीजर सेलेक्ट करने का इवेंट जिसका सम इवन हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, तो 2 इंटीजर सेलेक्ट करने का, 2 ऑड इंटीजर सेलेक्ट करने का तरीका जिसका सम इवन हो। तो 2 ऑड नंबर सेलेक्ट करने का तरीका जिसका सम इवन हो तो क्या होगा, 6C2 होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन भी इतना आ गया। तो अब रख दो वैल्यू, इसके जगह पे 6C2 और एन बी के जगह पे वहां पे है 6C2 प्लस 5C2। इसका वैल्यू रखो, जो आएगा हमारा आंसर होगा। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि एनसीआर का वैल्यू निकालते हैं n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें से एक का वैल्यू चलो निकाल के दिखा दे रहे हैं। 6C2 का वैल्यू कितना होगा, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एनसीआर n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसल, यहाँ से 3 टाइम्स कितना आ जाएगा 15। तो इसका वैल्यू आ गया 15। उसी तरह इन दोनों का वैल्यू निकालो, 5C2 का और 6C2 का वैल्यू आ ही गया है, रख दो, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान ही क्वेश्चन था, बस तरीका से बनाना आना चाहिए। छाप लो। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं और खत्म करते हैं इसको। A and B be events such that PA equal to 3/5, PB equal to 7/10 और PA यूनियन B equal to 9/10। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या चाहिए, PA इंटरसेक्शन B। तो फॉर्मूला हम लोग सोचेंगे कि जिसमें PA, PB और PA यूनियन B मालूम है और PA इंटरसेक्शन B लाना है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें इन चारों में रिलेशन होता है, तो होता है, बहुत आसान। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, याद आ रहा होगा।
कल ही बताए थे, यानी कि पिछले वीडियो में ही देखे थे हम लोग कि ये वाला फॉर्मूला था। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो पी ए प्लस पी बी, इसको उधर ले जाओ, माइनस पी ए यूनियन बी, रख दो वैल्यू। पी ए कितना है 3/5 प्लस पी बी कितना है 7/10, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, पी ए यूनियन बी कितना है 9/10। तो एलसीएम हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 6 प्लस 7 माइनस 9, 13 माइनस 9 यानी कि 4/10, यानी कि आ गया 2/5। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड नंबर क्या लाना है, पी ए बाई बी। तो पी ए बाई बी क्या होता है, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन लेंगे और नीचे क्या होगा पी बी। ठीक है, तो ए पी ए इंटरसेक्शन बी अभी लाए हैं 2/5, और पी बी कितना है, तो पी बी है 7/10, यानी इसको कैलकुलेट कर लो, जो आएगा आंसर। थर्ड नंबर भी बहुत आसान, पी बी बाई ए चाहिए। तो पी बी बाई ए क्या होगा, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन और नीचे होगा पी ए। तो इंटरसेक्शन कितना है 2/5, और पी ए कितना है 3/5, 3/5, 5 और 5 कैंसिल होकर 2/3 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें ए एंड बी बी इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू इतना, पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है। क्या चाहिए हमें, पी ए बाई बी। तो बहुत आसान, पी ए बाई बी कितना होगा, तो ऊपर इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या होगा पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम ही है 1/5, और पी बी कितना है 1/4, यानी आ जाएगा 4/5। सेकेंड नंबर पी बी बाई ए चाहिए। तो पी बी बाई ए, तो ऊपर तो इंटरसेक्शन, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5 और पी ए 1/3, फाइनली क्या हो जाएगा 3/5। थर्ड नंबर क्या चाहिए, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी ये भी बहुत आसान है, क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए रख दो वैल्यू, पी ए 1/3, पी बी 1/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1/5। एलसीएम कितना होगा 60, ऊपर आ जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 12, तो 35 माइनस 12, 23/60। तो पी ए यूनियन बी कितना हो गया 23/60। एक और बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। क्या है लास्ट, फोर्थ, पी बी कंप्लीमेंट बाई ए कंप्लीमेंट। कुछ भी हो, कंप्लीमेंट हो या विदाउट कंप्लीमेंट हो, तरीका तो ऊपर वही है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, बाई नीचे क्या होगा, जो नीचे वाला है उसका प्रोबेबिलिटी। तो नीचे ए कंप्लीमेंट, उसका प्रोबेबिलिटी। अब क्या है कि इसका तो हमें नहीं मालूम है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमें नहीं मालूम है। हमें पी ए यूनियन बी मालूम है, पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है। तो ऐसा करो, अगर हम पूरे पे कंप्लीमेंट दे दे, मतलब ए और बी पूरे पे कंप्लीमेंट दे दे, तो इंटरसेक्शन क्या बना लेगा, यूनियन। कैसे बताए थे, ये कैसे हुआ, तो डी मॉर्गन्स लॉ से, बाई पी ए कंप्लीमेंट। अब पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट 1 माइनस पी ए यूनियन बी बाई पी ए कंप्लीमेंट 1 माइनस पी ए। ठीक है, अब 1 माइनस पी ए यूनियन बी वहां से लाए हैं 23/60, और 1 माइनस पी ए कितना है 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो अब तो यही उम्मीद करेंगे कि अब बन जाएगा क्वेश्चन। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जाकर बनाइए, नया क्वेश्चन ही मिलेगा। खैर टाइप जो है यही होगा, इसी सब टाइप का ही क्वेश्चन आपको आएगा, इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन आना ही नहीं है। बस यही होगा कि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन होगा, नया लैंग्वेज होगा, तो उसको अच्छे से पढ़िए 2-3 बार। पढ़ने के बाद समझिए कि क्या बोल रहा है, और जब टोटल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो पक्का उसमें 2 इवेंट की बात चल रही होगी,
दोनों इवेंट मान लो, और क्या चाहिए वो पहले लिख लेंगे, और जो हमें लाना है उसके लिए क्या क्या लाना है उसके पीछे पड़ जाएंगे मतलब वो लाएंगे और उसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा जो भी चाहिए। तो जाकर अब बनाइए क्वेश्चन, सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जितना भी है। देखते हैं अगले वीडियो में अब नया इसके बाद।